और सर हम लोग लाइव जा चुके हैं और अनुभूति लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए है वैद्य प्रशांत तिवारी जी, जिनका मैं बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करना चाहूंगा। प्रणाम सर। और नमस्कार। वैद्य नमस्कार। और वैद्य आरती जी और वैद्य आकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, वो हम लोगों से जुड़े। और वैद्य प्रशांत तिवारी जी का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सर डायरेक्टर है धर्मा आयुर्वेद के, जो कि भोपाल में स्थित है और उसकी कई ब्रांचेस ऑल इंडिया हैं। और सर नस्या के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और पंचकर्मा के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और सर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एक्स कंसल्टेंट रह चुके हैं। तो सर आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और लास्ट में हम लोगों ने सभी व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज भी रखा है। ओके। अ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। और जैसा कि सर आज का टॉपिक है मॉडर्न अप्रोच ऑफ आयुर्वेद प्रैक्टिस, तो सर राइट। इससे क्या तात्पर्य है? जी, बेसिकली सूर्य जी, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच प्रदान करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या है आयुर्वेद की, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन और आयुर्वेद का समन्वय कैसे लें और उसको किस तरीके से सोचें कि मॉडर्नाइजेशन कैसे होना चाहिए हमारा। तो हर बार हमारा सवाल होता है कि क्या है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो मॉडर्न साइंस के बेसिक मॉड्यूल हैं उनको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में कैसे हम यूज करें, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि मूल सिद्धांत है हमारे आयुर्वेद के, वो चेंज ना हो। मॉडर्न अप्रोच जब जैसे ही नाम आता है तो लोगों को लगता है एलोपैथिक साइंस की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एलोपैथिक साइंस की बात ना करके हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं आयुर्वेद के, जो मूल तत्व हैं, यानी कि मूल उसके चिकित्सा सिद्धांत हैं या फिर उसके मूल सिद्धांत हैं या दर्शन शास्त्र है, उन सभी में किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, उन बातों का आज हम चिंतन करेंगे। उस बारे में हम किस तरीके से किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, इन बातों तक हम पहुंचेंगे। तो मैं एक थोड़ा प्राइमरी पीपीटी भी है मेरे पास, अगर हम उस पे बात करें, या फिर बेटर ये है कि हम ऐसे ही चलेंगे, जैसा आप बताएं। सर पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकते हैं सर। ओके, स्टार्ट ठीक है, तो वो स्टार्ट बेटर कर रहेगा। सकते हैं। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली ये बात होती है कि मॉडर्न अप्रोच किस तरीके से हो। मॉडर्न अप्रोच का मतलब होता है, जब भी यंग आयुर्वेदिक डॉक्टर सोचते हैं तो कि हर चीज को एक मॉडर्न मॉडर्न वे में लेते हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आयुर्वेद के या बेसिक मूल तत्व हैं, उनको मॉडर्न किस तरीके से सोचा जाए, आज का चिंतन का टॉपिक यही है। लेकिन इसमें एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो मॉडर्न तत्व है, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे सिद्धांतों को बिल्कुल भी धूमिल ना करता हो, बिल्कुल वैसे की वैसे ही सिद्धांत रहें। जैसे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए मॉडर्न थॉट से, वो होना चाहिए जो मॉडर्नाइज रिसर्च है, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के बेस पे या उन पे आधारित होकर की जा सकती है, वो हमारा टॉपिक होना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में। क्लिनिक में हम जो भी काम करें वो एविडेंस बेस्ड हो, ये हमारा दूसरा टॉपिक होना चाहिए। तीसरा, आज के एरा में यानी कि प्रेजेंट एरा में हमारे चीजों की रिक्वायरमेंट कैसी है और हमारे जो बेसिक सिद्धांत है उनका मॉडर्न तत्व यानी कि मॉडर्न वे कैसा है, किस तरीके से हमें वो सोचना चाहिए। तो अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीजें नहीं सोचे मॉडर्न वे में। पहली चीज ये ना सोचें कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल रॉन्ग है और उनको हमें मॉडर्न किसी कॉन्सेप्ट से हमें एक तरीके से ब्रिजिंग करनी है, या फिर एक ऐसा चीज सोचनी है जो एलोपैथिक साइंस ने बताई है। जैसे कि ज्यादातर हम और आप वैद्य यही सोचते हैं, हाइपरटेंशन आयुर्वेद में क्या है, एस्प्रिन आयुर्वेद में क्या है, इसी तरीके से डायबिटीज आयुर्वेद में क्या है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो उसकी पैथोजेनेसिस है उसमें हमारे सिद्धांतिक रूप कैसे हैं और हम मॉडर्नाइज वे में कैसे उसे ट्रीटमेंट मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या क्या चीजें नहीं चेंज करना चाहिए। जैसे हमारा दोष धातु मल का कॉन्सेप्ट है, हमारी प्रैक्टिस में उसे कभी चेंज नहीं करना चाहिए। हमारी जो प्रैक्टिस है वो दोष धातु मल के बेसिस पे ही हमारी पैथोजेनेसिस यानी संप्राप्ति को किस तरीके से मॉडिफाई करना है और हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट तक पहुंचना है, हर एक को सिद्धांत को एक क्लबिंग करें और हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको वैसा ही ट्रीटमेंट मॉड्यूल में बनाएं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझाऊंगा। दूसरा, सत्व आत्मा शरीर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, उसे कभी भी चेंज ना करें। सत्व आत्मा शरीर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी होलिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है।
सिर्फ बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट ना करके आपके माइंड एंड सोल के ऊपर ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी सिर्फ आयुर्वेद ने बताई है। ये एक मॉडर्न वे भी हो सकता है और एक ऐसी अप्रोच हो सकती है जो सुपर स्पेशलाइजेशन तक हमें पहुंचाती है। उसके बाद है न्याय दर्शनों के जो कॉन्सेप्ट हैं, सांख्य को भूलना, वैशेषिक को भूलना, वेदांत को भूलना, ये हमें प्रैक्टिस में नहीं करना चाहिए। ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा जो भी ट्रीटमेंट है वो सांख्य के बेसिस पे, सांख्य के बेसिस पे, वैशेषिक के बेसिस पे, वेदांत के बेसिस पे जो सिद्धांत पूरे संहिताओं ने माने हैं, उन सिद्धांतों को हमारी प्रैक्टिस में मॉडर्नाइज वे में किस तरीके से पेशेंट को समझाना है, किस तरीके से हमारे जो जूनियर वैद्य हैं उनको समझाना है कि हमें इन चीजों का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए। मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। हेतु, लक्षण और चिकित्सा का जो कॉन्सेप्ट हमेशा चरक संहिता से लेके सारी संहिताओं में मेंशन है, उसे मॉडर्नाइज वे में कैसे लेना है, ये हमारा मेन आज के टॉपिक डिस्कशन है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट क्या करना है। जब हम लोग 12th तक पढ़ते हैं और हमेशा ये सोचते हैं 12th तक कि हमने भाई केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी, मॉडर्न टूल्स के बारे में सुना, ईसीजी के बारे में सुना, ईईजी के बारे में सुना, सीटी मशीन के बारे में सुना, एमआरआई मशीन के बारे में सुना, और भी एडवांस तरीके से जो हमारे बायो टेस्ट हैं उनके बारे में हमने देखा, हमारे हेमेटोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। तो इनका क्या यूज है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में, ये हमारी मॉडर्नाइज अप्रोच होनी चाहिए कि हमारा फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उनका यूज हमें अपनी प्रैक्टिस में करना चाहिए, केमिस्ट्री के जो लॉ हमने पढ़े थे उनका यूज हमें हमारी प्रैक्टिस में मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से बायोलॉजिकल जो थॉट्स थे हमें जो 12th तक पढ़ाए गए थे, वो जब हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में आए तो हम वो क्यों भूल गए और वो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट से कैसे है, क्योंकि बेसिक साइंस कभी भी चेंज नहीं होता। वो हमारा जो साइंस ऑफ लाइफ है उसमें उनका इनकॉर्पोरेशन कैसे है, ये हमें हमेशा लगातार सोचना चाहिए। अब वो सोचना कैसे शुरू होता है, इन पे हम एक बार आपको डिस्कशन पे लाते हैं। सबसे पहले है कि मॉडर्न अप्रोच किस तरीके से आए। सबसे पहले कई बार ये सिनेरियो क्रिएट होता है कि हम जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान आता है कि हम तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते थे, तो इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करें। इनकॉर्पोरेट करने का सबसे पहले तरीका होता है कि फिजिक्स को कैसे करें। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लाया कि यहाँ पर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। हमने बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने पढ़ा था, हमने लेटेंट हीट का फॉर्मुलेशन पढ़ा था। तो जब हम पंचकर्म करने आए और फर्स्ट ईयर में जब हमें पंचकर्म पढ़ाया गया अष्टांग हृदय के रूप में, तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज हो, और हमने जो बेसिक साइंस पढ़ी है वो भी एक मॉडर्न अप्रोच थी, उसको कैसे समझाएंगे पेशेंट को। तो सबसे पहले जब हमारे पास नयन स्वेदन जब हमें पढ़ाया गया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 17, 18, 16 ऐसे अध्यायों तक हम जब पहुंचे तो ये बताया गया कि इस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले बताया गया कि स्नेहन की मेथोडोलॉजी, जहां पर बताया गया कि एक्सेसिव फ्रिक्शन है, यानी कि रुक्षता बहुत है, वात के जो गुणों में रुक्षता बहुत थी, तो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ गया है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो स्मूथनेस चाहिए। हमारे गुण के विपरीत जो चिकित्सा का कॉन्सेप्ट आया कि स्नेहन करना है रुक्ष स्थानों पे, स्नेहन करना है जहां वात बढ़ा रहे, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वातस्य उपक्रमा स्नेह स्वेद संशोधने मृदु, उस कॉन्सेप्ट में वात के जो गुण थे उससे हमें ये पता चला कि क्वालिटी के अपोजिट हमें ट्रीटमेंट करना है। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी हमारी बॉडी में किसी भी टाइप के एलिमेंट्स बढ़े हैं उनकी बेसिकली उनके क्वालिटी के विपरीत हमें चिकित्सा करनी है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें अष्टांग हृदय बहुत क्लियरली बताता है, वात की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा, कफ की चिकित्सा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 जब हम पहला उसे पढ़ते हैं तो लिखा है वातस्य उपक्रमा स्नेह स्वेद संशोधने मृदु। ये हमें क्वालिटी डिफरेंस के अगेंस्ट में ट्रीटमेंट बताता है। स्नेहन क्यों करना है, क्योंकि वहां रुक्ष गुण बढ़ा है, वहां शीत गुण बढ़ा है, स्नेहन को यूज करना है। स्वेदन क्यों बढ़ना है, क्योंकि शीत गुण वायु का बढ़ा है, तो वहां स्वेदन करना है। मृदु संशोधन क्यों करना है, क्योंकि वहां पर अवरोधात्मक चीजें हुई हैं, वात ने अपने स्थान को छोड़ा है, अपनी चीजों से अपोजिट गया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी क्वालिटीज हैं उसके अपोजिट में आप काम करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। यही हमने फिजिक्स में पढ़ा था। उसको जब हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला जब आया कि बॉडी में जब टेम्परेचर कम हो गया है, यानी कि बॉडी में शीत गुण बढ़ गया है, तो वो जो हीट है उसको कैसे हम पेरीफेरी तक लाया गया। तो हमने ज्यादा टेम्परेचर की चीजें यहाँ ऊपर से स्वेदन किया, तो यहाँ जो कम टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली जो अपनी मेम्ब्रेन है उस लेवल तक नॉर्मल आएगा। स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी हमने यही पढ़ा था 12th में कि इस तरीके से मैकेनिकल थॉट से हम फिजिकल बेसिस पे ये स्वेदन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। गरम तेल लगाने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उनके टॉक्सिन मूवमेंट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं
उनमें हमें बड़े आसानी से पता चल जाता है कि स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करके हम हमारे स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लेटेंट हीट फॉर्मुलेशन, इन सब पे बिल्कुल प्रॉपर हमारे आंसर बैठते हैं। और वो जो लॉ इतने दिनों से बताए गए हैं, हमें, हम बेसिक साइंस में पढ़ते भी हैं, ये हर काल में, हर दिशा में, हर अवस्था में आयुर्वेद ने उसके प्रॉपरली यूज किया है। और हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। साइंस ऑफ लाइफ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, उसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम ये बहुत क्लियरली जानते हैं कि हर एक जो बेसिक साइंस है उसका यूटिलाइजेशन है। पूरी की पूरी मेटलर्जी या रसशास्त्र हमें ये क्लियरली बताता है कि हमारे केमिस्ट्री के जो चेंजेस हैं या बॉन्डेशन चेंजेस हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पेशेंट की तरफ से आता है, ये स्नेहन स्वेदन करने से हमें क्या फायदा होगा, वाई यू आर डूइंग, हम ये नहीं बता पाते, हम एक टेक्निकल भाषा में रह जाते हैं, हम बोलते हैं इससे आपका वात कम होगा। लेकिन हम ये बताना है कि हमारे जो टॉक्सिन्स मूवमेंट है वो किस तरीके से होते हैं, हमारी जो बॉडी हीट है जो कम हो चुकी है, हमारा शीत गुण जो बढ़ा है बॉडी में, वो जो ठंडक बढ़ी है हमारे शरीर में, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण जब वो एसी में रहता है तो उसका दर्द जो है वो उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो जाता है, उसे दर्द बढ़ता है। तो ये जो सेगमेंट है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 11-12 तक सबने फिजिक्स के बेसिक रूल पढ़े, ये मॉडर्नाइज साइंस है, मॉडर्नाइज साइंस मैक्सिमम लोगों को मालूम रहता है, तो उन्हें समझाना बड़ा आसान हो जाता है कि आपके टॉक्सिन इस तरीके से मूवमेंट होंगे, इस तरीके से काम होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूटिलाइजेशन ऐसे भी होता है। ये अच्छे से समझना चाहिए कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वात के विपरीत चिकित्सा, पित्त के विपरीत चिकित्सा, उनके गुणों के विपरीत चिकित्सा, इन सब में फिजिक्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा आया है। जैसे कि विरेचन करवाने से पित्त का ट्रीटमेंट होना, बहुत ज्यादा बॉडी में हीट बढ़ जा रही है, अगर आप उसे डाउन करते हैं और वो बाहर निकालते हैं, टॉक्सिन्स को इवैक्यूएट करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट मॉड्यूल में जाता है। बस्ती से वात का स्पेसिफिक जो सीट है पक्वाशय की, वहां से टॉक्सिन का मूवमेंट होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और वायु नॉर्मलाइज होता है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के जो हमारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे कि केमिकल चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से बार बार जो लोग आपके ऊपर लांछन लगाते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं कि अरे इसमें तो मर्क्यूरी है, अरे इसमें तो गोल्ड है, अरे इसमें तो लेड है, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे मैक्सिमम टाइम कि भाई ये बताइए कि आपकी मेडिसिन में तो ये सारे मटेरियल है, मेटेलिक चीजें हैं, तो हम उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारा मेटलर्जी जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियरली बताया गया कि डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस हमारे मेटल्स की बताई गई है, जिसे हम शोधन प्रक्रिया कहते हैं, मारण प्रक्रिया कहते हैं उसके बाद, तो ये शोधन और मारण से किस तरीके से मेटेलिक बॉन्ड चेंज होते हैं, उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो किस तरीके से कम हो जाती है, मेटल्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, ये सारी चीजें जैसे ही हम पेशेंट को समझाने लग जाते हैं, उसे एक साइंटिफिक अप्रोच मिलती है, मॉडर्न अप्रोच मिलती है, उसे ये समझ में आता है कि इस तरीके से इन एलिमेंट्स को क्लीन किया गया है और वो क्लीन एलिमेंट हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ना कि मर्क्यूरी डायरेक्टली, ना कि लेड डायरेक्टली। उसका जो चेंजेस आए हैं और ग्रंथ में जो प्रक्रिया बताई गई हैं मेटलर्जिक बेसिस पे, वो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को भी जस्टिफाई करता है। बेसिकली हमें जस्टिफिकेशन नहीं जरूरी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारा साइंस इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसमें अगर हम ये देखें कि हमारे केमिस्ट्री के लॉ भी आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल वो प्रूव होते हैं। और जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड है, वो इतना ज्यादा डेप्थ में साइंस है कि उनके ऊपर अभी भी मॉडर्न अप्रोच भी डायरेक्टली नहीं बनी। तीसरी कॉन्सेप्ट आती है बायोलॉजी का यूज। मैं एक एक करके जो हमारे बेसिक साइंसेज हैं उन पे चल रहा हूं, फिर हम आगे हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनको कैसे अप्रोच करना है उस पर हम बात करेंगे। बायोलॉजी का यूज जब हमें पहले साल में पढ़ाया जाता है कि हमें दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है हर एक चीज को ट्रीट करने का। दोष, धातु और मल, दोषों को हमारे यहाँ कर्म पुरुष सिद्धांत के बेसिस पे माना गया है। हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट है वो ये बताया गया है कि जिसमें आत्मा, मन और शरीर तीनों का कॉम्बिनेशन है वही ट्रीट होंगे, ये सत्वात्मा शरीर का कॉन्सेप्ट है। इसका मॉडर्नाइज व्यू क्या है कि जब डेड सेल जो होती है उसके ऊपर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। लिविंग सेल में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं, जो फिजियोलॉजिकली वो काम करती है सेल, उसके बेसिस पे ही उसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजी जब चेंज होगी तभी पैथोजेनेसिस बनेगी और उस पैथोजेनेसिस में ही व्याधि क्रिएट होगी। और जहां जहां पर भी सेल वीक पड़ेगी, वही हमारा खा बैगुंडे का कॉन्सेप्ट है, जहां सेल वीक पड़ेगी वहीं हमें ट्रीटमेंट करना है। अब हमारे पास दोष धातु मल का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम देखते हैं कि ह्यूमन बेसिक सेल यानी कि शरीर, हमारे एक बेसिक सेल भी एक शरीर है और एक पूरा टिश्यू भी शरीर का एक हिस्सा है, एक पूरा एक सिस्टम भी एक टिश्यू, एक हमारा बॉडी का एक पार्ट है। इसके मतलब ये है कि जब चाहे वो सेल हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी है, इनमें अलग अलग रूप से शरीर के जो तत्व हैं
दोष धातु मल वो हर जगह इसकी जो डेफिनेशन है वो सही पाई जाएगी। यानी कि जब हम देखते हैं तो इनिशियल लेवल पे जब हम ये चेक करते हैं कि एक ह्यूमन बेसिक सेल है, उसमें दोष यानी कि वात पित्त और कफ की क्वालिटी लिए हुए, यानी कि गुणात्मक और कर्मात्मक वे में अगर हम देखें तो उसकी जो क्वालिटी है, वायु की जो क्वालिटी है, रुक्ष, शीत, खर, चल, इनमें से इस पूरे ह्यूमन बेसिक सेल में कौन कौन सी चीजें हैं जो मूवमेंट कर सकती हैं, वो चल है। जिनमें मूवमेंट है वो चलात्मक गुण है। कोई भी चीज होगी, चाहे वो लिक्विड का मूवमेंट हो तो सरात्मक और चलात्मक गुण दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से दोषों का समन्वय है। बॉडी, इसमें कोई भी रुक्षता यानी कि ड्राइनेस जब भी आएगी तो वो हमारे बॉडी में जो भी चीजें एक ह्यूमन बेसिक सेल में ड्राइनेस क्रिएट करेंगी, वो सब की रुक्ष तत्व जो वायु का है उसके कारण कर रही होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन है और जो गुण है वो हमें कर्म पुरुष बनाते हैं। अब एक सेलुलर लेवल पे अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो वात, पित्त और कफ तो डेफिनेटली उस सेल के अंदर है, उनके गुणों के बेसिस पे, चाहे वो वात के जो गुण हैं, चाहे पित्त की सरता हो, चाहे तीक्ष्णता हो, चाहे उष्णता हो। अगर उष्णता तीक्ष्णता ना होती तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क ही नहीं करता। अगर उसमें सरता नहीं होती तो लिक्विड मूव ही नहीं करता। लिक्विड आने का जो द्रव गुण है वो पित्त और कफ के कारण क्रिएट हुआ है। मंदता जो है, उसकी जो विस्कोसिटी है उस साइटोप्लाज्म की, वो हमारे कफ के कारण क्रिएट हुई है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो दोष के हैं। धातुओं में कंप्लीटली हमें उसके फिजियोलॉजिकल वे में देखना चाहिए। हमारी बेसिक सेल में जब भी दोषों की वृद्धि और क्षय होगी तो ये सेलुलर लेवल पे भी दिखेगी। वो अलग अलग सीट्स पे, अलग अलग स्थान पे अलग अलग वायु का नामकरण करा जा सकता है कि हमारे हेड के एरिया में प्राण होगी, फिर उदान हमारे उरस्थान उदानस्य नासानाभिगल इस एरिया में उदान वायु के सेल होंगे। इस तरीके से जो थॉट हमें पढ़ाया गया है ह्यूमन बेसिक सेल का, वो उसमें भी हमारे जो सिद्धांत हैं दोष धातु मल, हमारे जो सिद्धांत है सत्वात्मा शरीर, वो सब भी इंप्लीमेंट होते हैं और क्लियरली इनकॉर्पोरेट करके हमें ये पता चलता है कि सब के सब कॉन्सेप्ट एकदम सही हैं, एकदम साइंटिफिक हैं और ये हर जगह प्रूव होते हैं। जैसे कि इस पूरे सेल में जो नरिशमेंट देने वाला सेगमेंट है वो रस है, ना कि रस इज इक्वल टू ओनली लिम्फ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो रॉन्ग मेथड है और मॉडर्नाइजेशन है वो हमें उसका विरोध करना चाहिए। रस इज इक्वल टू तेन अहरह गच्छति, जो हमारी डेफिनेशन है उसी के बेसिस पे ही होना चाहिए। जो भी चीज हमारी बॉडी में प्रीणन करती हो, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जो भी बॉडी में हमारा नरिशिंग सब्सटेंस है वो सब रस है। तभी तो उसमें क्लैव्यता क्रिएट होगी, तभी तो उसमें रल्लास क्रिएट होगा, तभी तो उसमें ज्वर क्रिएट होगा। हमारी पूरी बॉडी में ज्वर क्रिएट हो रहा है। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है, उनके मॉडर्न जो वर्ड्स हैं या थॉट है, वो क्लियरली हमें समझना चाहिए कि व्हाटएवर जो हमारे जो वर्डिंग लिखी गई है डेफिनेशन की, उसको चेंज करके लिमिट ना करें। वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो हमारे जो शास्त्र है उसको कंसाइज करने की गलत मेथड है। हमें मॉडर्न अप्रोच ये रखना चाहिए कि जो भी चीजें हमारी बॉडी में नरिशिंग है उनकी ट्रीटमेंट, अगर उनमें कुछ खराबी आती है तो उनकी ट्रीटमेंट लंघन ही होगी, क्योंकि सर्वे लंघन औषधम ऐसा चिकित्सा में बताया गया है। हमारे जो चिकित्सा सिद्धांत है उनको ना चेंज करते हुए मॉडर्न अप्रोच में देखना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी का नरिशिंग सब्सटेंस खराब है तो हमें ट्रीटमेंट लंघन के रूप में करना चाहिए। लंघन में भी सर्व लंघन मतलब कि चारों प्रकार के शोधन, दीपन, पाचन, आतप, इन सब का प्रयोग करना चाहिए जो कि चरक सूत्र स्तन 22 में बताए गए हैं, ना कि उसे चेंज करके। इसी तरीके से जीवन करने वाला मतलब कि जो भी नरिशिंग सब्सटेंस है उसके साथ में जो ऑक्सीजनेटेड सब्सटेंस है, हमारी पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो जीवन प्रदान करता है, वो अगर सेल को मरने नहीं देता कोई भी ऐसा भी सब्सटेंस, वो सब रक्त है, ना कि रक्त ओनली इज इक्वल टू ब्लड। रक्त कैन बी ब्लड बट रक्त इज नॉट इक्वल टू ब्लड। हमारी बॉडी में जब भी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर रक्त दुष्टि मिलेगी, वहां पर हमें बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर भी मिलेंगे। वहां हमें सिर्फ ब्लड इम्प्यूरिफिकेशन और इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के बारे में सोचना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जीवन इज इक्वल टू रक्त है, ना कि रक्त इज इक्वल टू ब्लड है। ये हमेशा हमें गलत कॉन्सेप्ट से दूर रहना चाहिए। ये नॉन मॉडर्नाइजेशन है। ये एक हमारे शास्त्र को लिमिट करने की जो गलत तरीके से बुक्स में बताया गया है उसको हमें दूर रखना चाहिए। मांस का जो भी लेपन करने वाली चीजें हमारी बॉडी में, जितनी भी लेपन करने, एक सेल मेम्ब्रेन भी अगर लेपन कर रही है तो भी हमारी बॉडी का मांस धातु वो है, ना कि ओनली मसल्स। मेद धातु जितनी भी चीजें लुब्रिकेशन हमारी बॉडी में करती हैं, जितनी भी चीजें लुब्रिकेशन करती हैं, वो सब की सब हमारी बॉडी में मेद धातु कहलाएंगी। अस्थि धातु यानी कि अभी एक आज मैं फेसबुक पे भी देख रहा था, उसमें बहुत क्लियरली आ रहा था कि जितनी भी हमारी बॉडी में
जो एक बोन्स है उसके अंदर का एक पोर्शन को वो अस्थि मान रहे थे। ऐसा नहीं है, ये एक सिर्फ लिमिटेशन है। अस्थि इज कैन बी दैट पार्ट, अस्थि कैन बी बोन, बट अस्थि इज द, जितने भी बॉडी के सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी का धारण यानी कि स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बेसिक सेल में हो, चाहे वो किसी भी टिश्यू में हो, जो भी स्केलेटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब के सब अस्थि धातु हैं। और जो अस्थि धातु है उनकी चिकित्सा भी हमें उन्हीं के सिद्धांत पे करना चाहिए, चाहे वो हमारे शरीर के धारण कैपेसिटी माइंड में कम हो यानी कि सत्व में कम हो, चाहे वो आत्मा में धारण शक्ति कम हो गई हो, चाहे वो हमारे शरीर में शक्ति धारण की कम हो, वो तीनों धारण की शक्ति ठीक करने के लिए अस्थि की चिकित्सा ही यूज करनी है। अस्थि की चिकित्सा चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में बताई है कि पंचतिक्त का यूज करें, तिक्त चीजों के घृत और पंचकर्म का इस्तेमाल करें, उसमें तिक्त रसात्मक घी या फिर तिक्त रसात्मक दुग्ध का प्रयोग करें। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हमारे बताए गए हैं हमें उन्हें ना चेंज करते हुए वॉट एवर थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द धारण कैपेसिटी, इट मीन्स जो भी चीजें हमारी बॉडी को स्केलेटल बेसिस पे यानी कंसाइज करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, अगर उनका लॉस हो रहा है तो उन कॉन्सेप्ट को हमें चिकित्सा सिद्धांत में जैसे अस्थि के बताए गए हैं उनको करना चाहिए। ना प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अस्थि को बोन से देखते हैं और सिर्फ बोन की कंडीशंस में अस्थि के इन लॉ को यूज करते हैं, यानी कि हम तिक्त रसात्मक बस्तियां तो यूज करते हैं लेकिन सिर्फ बोन के केस में। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसकी धारण कैपेसिटी लॉस है, इसका मतलब है उसे कुछ चीज रिटेन नहीं होती, तो हम वहां पर तिक्त रसात्मक क्यों नहीं यूज करते? हमें वहां पर भी यूज करना चाहिए। जहां जहां पर भी धारण लॉस है हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारा सिद्धांत है सत्व आत्मा और शरीर का, ना कि सिर्फ शरीर की चिकित्सा हम कर रहे हैं। अस्थि धातु में जो भी दृष्टि आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें सारी चीजों को धारण के रूप में देखना चाहिए। उसी तरीके से स्नेहन लॉस जब होता है हमारी बॉडी में, अगर कहीं लुब्रिकेशन लॉस हो रहा है तो हमें मेद धातु की जो चिकित्सा बताई गई है, या फिर एक्सेसिव लिब्रिकेशन हो रहा है तो उनमें जब हमें, जिसके कारण ओवर लिब्रिकेशन है जैसे कि कोलेस्ट्रीमिया क्रिएट हो गया है या फिर वेसल्स के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस की सिचुएशन है, उन सारी सिचुएशंस में भी हमें मेद के ऊपर जो चिकित्सा बताई गई है जो कि मेदो रोग की चिकित्सा है, वही हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। सिंपल वृक्ष चीजों का यूज करना चाहिए, त्रिफला का, त्रिकटु का इस्तेमाल करना चाहिए, शौद्र का यूज करना चाहिए और वो मन कराना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हमें सिंक्रोनाइजेशन करना ही हमारी मॉडर्न प्रैक्टिस की मेथड है कि आप ट्रीट क्या कर रहे हैं। अब मैं आगे और देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टूल्स को, ये हुआ दोष धातु, और मल को भी इसी तरीके से लेना कि सेलुलर लेवल पे भी मल आता है। जो पुरीश है, जो हमारी पूरी बॉडी का सेगमेंट है, वो सेलुलर लेवल से बनता है और फाइनली वो एक ऐसा रूप लेता है जो कि पुरीश या कि फीसिस बनते हैं। फीसिस में अगर कोई लॉस हो रहा है तो हमें हमारे धरा कला के कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना चाहिए। अस्थि धरा कला में दुष्टि आएगी ही अगर पुरीश में दिक्कत है, तो हमें अस्थि धरा कला की चिकित्सा भी वैसे ही करना चाहिए जो कि पुरीश धरा कला की। तो पुरीश की जो चिकित्सा बताई गई है वही हमें अतिसार जनित जो चिकित्साएं हैं वो हमें अस्थि धातु में भी यूटिलाइज होंगी। इस तरीके से हमें लेकर चलना है। आगे जो कॉन्सेप्ट आता है दोष धातु मल के बाद, कि हमारे जो मॉडर्न जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका हम प्रैक्टिस में कैसे यूज करें। उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ईसीजी लेकर कोई आदमी आया तो हमें क्या सोचना चाहिए। हमें जितने भी मॉडर्न थॉट्स हैं उनमें हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे वात के जो गुण हैं, अगर वात के गुण में बताया गया है कि चलता बहुत ज्यादा है और एक एट्रियल फ्लटर का पेशेंट आपके सामने आता है जिसमें आरआर इंटरवल बहुत ज्यादा, ईसीजी आपने देखा उसमें आरआर इंटरवल बहुत कम हो गया। दूसरा टैकीकार्डिया का जो पेशेंट आता है इसमें वात गुण बढ़ा हुआ है, तो आपको वात के अनुरूप उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें पूरे शरीर में वात बढ़ने के कौन कौन से, वात वृद्धि के कौन कौन से लक्षण उस पेशेंट में क्रिएट हो रहे हैं, उस ईसीजी के बेसिस पे और भी चीजों को स्पेसिफिकली देखना चाहिए। ये मॉडर्न वे में हमें ये सोचना चाहिए। हमारे पास जैसे एमआरआई करके कोई पेशेंट आता है, एमआरआई में अगर ये पता चलता है कि उसे डिस्क प्रोलैप्स है, L5 और S1 में डिस्क प्रोलैप्स आ गया है, डिस्क बल्ज आ गया है, और ये हमें उसका लंबोसेक्रल जो एमआरआई हमने देखा, तो हमें कैसे सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वहां पर जो स्रंस अवस्था है अपने स्थान से हटने की, भ्रंश जो गुण बताए गए हैं वात के विशेष गुणों में, स्रंस भ्रंश, ये वात के विशेष कर्म बताए गए हैं, ये उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और ये ज्यादा कर रहे हैं कि भ्रंश मतलब अपने स्थान से हट जा रहा है यानी कि डिस्क प्रोलैप्स हो रही है, और ये अस्थि धातु अपने स्थान से ज्यादा मूव कर रही है। तो अस्थि और वात की दोनों की चिकित्सा वहां पर यूटिलाइज करके आप क्लियरली ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए डायग्नोस्टिक टूल्स के। तो फिजिक्स का लॉ, केमिस्ट्री के लॉ, बायोलॉजी के लॉ और जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम अपने मॉडर्नाइज वे में कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी को मॉडर्नाइज कैसे करें।
सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी केस टेकिंग शुरू करते हैं। जब केस टेकिंग शुरू करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मॉडर्न को साइंस से भी क्या लिंकअप है, हमें कोरिलेशन नहीं करना है, बार बार आप अच्छे से समझे। हमारे जो मूल सिद्धांत है उनमें आज के एरा में कौन कौन सी चीजें फिजिबल हो सकती हैं या पूछी जा सकती हैं बड़ी आसानी से, वो मैं आपको समझा। पहले हम उसका नाम पूछते हैं, फिर उसकी एज पूछते हैं। एज से हमें ये पता चल जाता है कि उसकी वात की एज है, पित्त की एज है या कफ की एज है। यानी कि एक 0 से 16 साल में है तो कफज अवस्था का ज्यादा प्रादुर्भाव रहेगा, मोस्ट ऑफ दी कफज साइड में जाएगा। फिर बीच की 16 से 60 साल या 50 साल की जो उम्र है उसमें पित्त का प्रादुर्भाव है। 50 साल से ऊपर आज के एरा के हिसाब से वो वात के डोमिनेंस में जाता है। ये हमें इन चीजों से क्लियर पता चल जाता है। ये क्लिनिकली हमें ये समझना चाहिए कि उसकी वात डोमिनेंस एज है, पित्त डोमिनेंस एज है और कफ डोमिनेंस एज है, किस पे है। उसके बाद मेल और फीमेल के बेसिस पे एक लिखा जाता है कि उसकी अवस्था क्या हो सकती है। दूसरा उसके रिलीजन पे, उस पे ये देखा जा सकता है उसके खान पान का पैटर्न कैसा है, उसकी थॉट्स कैसी हैं, वो कहाँ रहता है। एड्रेस से हमें ये समझ में आता है कि उसका जो देश है वो किस तरीके से है। वो उसका एक्चुअल एड्रेस फुल डिटेल में पूछिए, वो किस जगह से बिलोंग करता है ये जरूर पूछिए, क्योंकि इंडिया में माइग्रेशन बहुत है। बार बार हमारे जो कॉन्सेप्ट है देश काल और ऋतुओं के, वो बार बार चेंज होते हैं। किस ऋतु में हमारे पास पेशेंट आया है इसको जरूर मेंशन करिए। वो ऋतु हमें बार बार इंडिकेट करती है कि इस सीजन के कारण यहाँ पर इस दोष का प्रादुर्भाव हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, डोमिनेट कर सकता है। तो ये मॉडर्न अप्रोच है कि हमें जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है हम इन चीजों के डॉक्यूमेंटेशन करें। ये डाटा भी हमारे पास इकट्ठा होगा, कौन कौन से सीजन में आपके पास कौन से पेशेंट्स आते हैं। रिसर्च में भी ये यूज होगा, एविडेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा और रिलेवेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आपको रिलेवेंटली ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा चीजें उपयोगी होती हैं। उसके बाद आती हैं हम किस तरीके से लक्षणों को लिखें। हमारा जो कॉन्सेप्ट है हेतु, लक्षण और औषधि, HLA ट्राइंगल, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 दीर्घ जीवनी अध्याय में इनको हमारे स्तंभ में यूज किया गया है, हेतु, लक्षण और औषधि। हमारे पास लक्षण लेकर पेशेंट आता है, हम लक्षण का समन्वय मतलब कि उनको इस सिंक्रोनाइज वे में और क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं कि कितने दिनों से कौन सा लक्षण है। फिर हमें ये जरूर देखना चाहिए कि सपोज उसने बोला संधिशूल हमें लक्षण हो रहा है, सारी संधियों में शूल है, जानू संधिशूल में अगर हो रहा है ये पेशेंट अगर बताता है। फिर वो बोलता है कटिशूल भी है, फिर ये बोलता है कि मुझे अपचन भी है। ये कितने कितने दिनों से है और कितने कौन कौन से सीजन में बढ़ता है, इनको हमें सिंक्रोनाइज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब कितने समय पहले से उसे ये हो रहा है और अभी लेटेस्ट तकलीफ क्या है उसको लाइन से लिखना चाहिए। इसमें एनालाइज ये करना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा कौन से दोषों पे डोमिनेट हो रही है। तो कौन कौन सी चीजें डोमिनेट हो रही हैं वो हमें देखने मिलता है। जैसे जानू संधिशूल उसने बोला तो ये वात डोमिनेंस है, कटिशूल बोला वात डोमिनेंस है, अपचन बोल रहा है तो हमें देखना चाहिए वात और कफ का डोमिनेंस भी है, और ये बोल रहा है कि सर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो पित्त का डोमिनेंस है। तो इन लक्षणों को हमने लिखा, इसके बेसिस पे हमारा इनिशियल डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है ये कि हमारे वात, पित्त और कफ में से कौन कौन से डोमिनेटिंग फीचर है। उसके बाद वो जो मूल जिस कंप्लेंट से सबसे ज्यादा पीड़ित है उसमें हमें ग्रेडेशन देना चाहिए, कितने ज्यादा ग्रेड्स पे वो है, कौन कौन से सेगमेंट्स पे है। अगर उसका जानूशूल बहुत ज्यादा है तो हमें मेंशन करना है कि जानूशूल कितनी कैटेगरी में है, लगातार हो रहा है, बिल्कुल अगर उसे कंटिन्यूस पेन है और सीवियर पेन है तो उसके ग्रेड 3। इस तरीके से ग्रेडेशन हमें सिलेक्ट करना चाहिए असेसमेंट क्राइटेरिया के, जो कि मॉडर्न साइंस के बेसिस पे लिए गए हैं। यानी कि अगर आपको नी जॉइंट पेन की पेन असेसमेंट देखना है तो हमें पेन असेसमेंट क्राइटेरिया जो यूनिवर्सली फॉलोड है उसको लेना चाहिए। कटिशूल की लेकिन हमारी टर्मिनोलॉजी और सैद्धांतिक रूप बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। हमने कटिशूल लिखा है तो उसी के सिद्धांत पे लेना चाहिए। कटिशूल की कौन सी अवस्था है, हमें ये देखना चाहिए कटिशूल कितना हो रहा है, क्या वो कंटिन्यूस है, क्या वो इंटरमिटेंट है या फिर बहुत दिनों में होता है या फिर हैवी एक्सरसाइज करने से होता है, तो ग्रेडेशन। इस तरीके के हमने लक्षण समुच्चय इकट्ठे किए। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि उसको किस चीजों से एलर्जी है, कौन सी अवस्था है। तो हमें जब चिकित्सा देते टाइम हम कौन से मेटल्स यूज करेंगे, कौन सी अवस्था नहीं यूज करेंगे, उनको भी हमें ये समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीजें हैं। अब हमारे लक्षण लिखने के बाद हमें ये चेकिंग हो जाती है, हमारा जो HLA ट्रायंगल थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि ये लक्षण तो है, अब इसके हेतुओं को क्लब करना शुरू करें। तो हमारा केस पेपर मॉडर्नाइज वे में ये चेंज हो जाता है कि हमने ये लक्षणों को लिखा, इनके सिम्टोमोलॉजी को लिखा, इसमें कौन कौन सी चीजें उपशय देती हैं, कौन सी अनुपशय देती हैं, वो हमने साइड में मेंशन किया कि क्या सामने झुकने से या वजन उठाने से आपको आराम मिलता है, नहीं मिलता, तो अनुपशय है।
अगर आपको रिलैक्स रहने से या फिर एक साइड पोजीशन पे लेटने से आराम मिलता है और वो बोलता है यस, तो आपको लिखना है कि ये उपशय प्राप्त करने के लिए ये वाली चीज है। आपकी केस टेकिंग मेथोडोलॉजी जो है वो मॉडर्नाइज और सुपर स्पेशलाइज मेथड में हमारी टर्मिनोलॉजी में होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं है, हमें कहीं कहीं कुछ भी नहीं बताया गया, सब चीजें बताई गई हैं, हमें बस उसे क्लब करना है और ब्रिजिंग करनी है हमारे शास्त्र से, वो मॉडर्नाइज वे में रिप्रेजेंटेबल, और हर जगह ये बताने के लिए सक्षम हम रहेंगे कि हमने किस कारण से कौन सी चीजें कही। अब दूसरी बात, हमने ग्रेडेशन लिखे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे। हमारे लक्षण समुच्चय को हमने एक जगह लिखा, हमने उनके ग्रेडेशन को लिखा, उसमें जो उपशय देने वाली चीजें थी उनको मेंशन किया, अनुपशय देने वाली थी उनको लिखा, और कितने दिनों से हो रहा था उनको मेंशन किया नीचे। अब इनके हेतुओं को हमें क्लब करके देखना चाहिए। क्लब करने में हमें एक फायदा होगा उपशय अनुपशय से, जो चीजें उसे अनुपशय दे रही हैं वो उसके हेतु हो सकते हैं। अब उनमें से जो कर्मात्मक हेतु है, मतलब कि व्यायाम करने वाले हेतु हैं, वो तो मिल जाएंगे। कई बार पेशेंट बोलता है सर मुझे दर्द जब बढ़ता है जब मैं ठंडे इलाके या एसी में रहता हूं, एक उसका हेतु है ठंडे इलाकों में रहना। बोलता है जब मैं सर कुछ खट्टा खा लेता हूं जब ज्यादा बढ़ता है, तो ये पता चलता है कि मधुर, अम्ल और लवण के अलावा जब इसने सेवन किया किन चीजों का, बहुत तीखा खाने पे या फिर बहुत ज्यादा खटाई चीजों के साथ खाने से इसका वात प्रकोपित हुआ और उसको ये लक्षण क्रिएट हुआ। तो ये जो चीजें आप मेंशन करेंगे कि बेकरी का इंटेक बहुत ज्यादा, ये हेतुओं को हमें मेंशन करना चाहिए, ना कि मॉडर्न के जो केस पेपर है उनको सीधा कॉपी पेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारे कॉन्सेप्ट हमें हेतु, लक्षण और औषधि समझाते हैं, उनको मॉडर्नाइज वे में रिप्रेजेंट करें कि ये इनके हेतु थे, उसमें से वात के हेतु, पित्त के हेतु और कफ के हेतु आपके सामने आ जाएंगे जब आप उसकी डिटेल हिस्ट्री मॉर्निंग टू इवनिंग लेंगे कि वो क्या खाता है। हमें 3 सेगमेंट में डिवाइड करना चाहिए कि हमें डाइटरी उसका इंटेक लेना चाहिए, साथ साथ में उसके जो एक्सरसाइज मॉड्यूल है उनको देखना चाहिए, या उसकी वर्किंग हैबिट्स देखना चाहिए, क्या वो बैठने वाली एक्सरसाइज एक्टिविटी है या फिर बहुत ज्यादा दौड़ने वाली एक्टिविटी है या बहुत ज्यादा वजन उठाने वाली एक्टिविटी है, फ्रंट बेंडिंग कितनी है। यही जो केस है उसमें आप समझिए जानुसंधिशूल क्यों हो सकता है, बहुत ज्यादा वजन उठाने के कारण या फिर बहुत ज्यादा वेट होने के कारण पेशेंट के। आहारज हेतुओं को देखिए, विहारज हेतुओं देखिए, मानसिक हेतु को देखिए। हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल हेतु। हमारे जितने भी डिसऑर्डर हैं वो साइकोसोमेटिक है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी ट्रीटमेंट भी हमें इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एस्पेक्ट्स हमें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा हर एक शास्त्र का जो सिद्धांत है वो सत्व, आत्मा और शरीर पर है, ना कि सिर्फ शरीर के बेसिस पे। ये मॉडर्न अप्रोच हमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए। हमारा प्लूरलाइजेशन, मतलब कि एक पर्सनलाइज साइंस जो आयुर्वेद की है, यही अब सबसे ज्यादा मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न साइंस की भी। और दूसरी बात, होलिस्टिक अप्रोच जो शास्त्र की है वो भी एक मॉडर्न वे है हमारे हर लेवल तक पहुंचाने का। हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट है और तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है और क्लियरली बताना है कि हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में ये साइकोलॉजिकल फैक्टर ये था। साथ साथ में लक्षण आपने लिखे, उसके बाद आपने हेतुओं को मेंशन किया, उनके 3 मेजर सब डिवीजन किए। चौथा डिवीजन होता है वैद्यजन्य हेतु, यानी कि उसके कौन कौन सी मेडिसिन इसके पहले ली, वो भी एक उसका हेतु बनता है। कई बार ऐसी मेडिसिन लेते रहते हैं जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन बहुत दिनों तक लेते हैं, तो बाद में डिप्रेशन क्रिएट होता है। कई बार उल्टा मिलता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे थे जिसके कारण उन्हें डायबिटीज क्रिएट हुआ। इनके रिलेवेंस हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा था जिससे लगातार फीवर रहने लगा। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन बहुत दिनों तक ले रहे थे, उनके साइड इफेक्ट के कारण उन्हें फीवर क्रिएट होने लगा। ये वैद्यजन्य हेतु है, यानी कि जो डॉक्टर्स एलोपैथ साइंसेस से भी ले रहे हैं, आयुर्वेद में भी अगर गलत तरीके से उसका कभी वमन हुआ हो, कभी विरेचन हुआ हो, कभी उसने ओवर वमन ले लिया हो या ओवर विरेचन ले लिया हो, इन चीजों को भी आप डेफिनेटली पॉइंट आउट करें और मेंशन करें। हमारे यहाँ वात्रक की संप्राप्ति में बोला है अभिघातादि अशुद्धिया च प्रतिष्ठे शोणितरिणम, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा अशुद्धि कर दी, यानी कि आपने प्रॉपरली हीन भाव से वमन विरेचन दिया है, तो भी अगर हीन क्वांटिटी में अगर उसका वमन विरेचन हुआ है तो भी उसका एक हेतु बन सकता है, वहां रक्त दुष्टि क्रिएट हो सकती है। दिस ऑल्सो वी शुड कीप इन माइंड, दिस इज अ 4th इटियोलॉजिकल फैक्टर। इनके अलावा अन्य हेतुओं में एक्सीडेंटल हिस्ट्री, यानी कि अभिघात हो जाना, अभिशंग हो जाना, और भी कई साइकोलॉजिकल कॉजेज जो अब आगंतुक हेतुओं में लिए गए हैं, ये चौथा हमारा फैक्टर होना चाहिए। और हमें इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी हेतुओं को बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहिए। जैसे ही आपके पास हेतु आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है जिसे हमें बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करने की अप्रोच लेने की जरूरत है, जो है हमारे स्रोतस के सेगमेंट। हमारा सिस्टमिक एग्जामिनेशन स्रोतसों के बेसिस पे होता है। हम सिर्फ हमारा CVS, CNS एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ना रुकें,
हमें हमारे स्रोतसों के परीक्षण डेफिनेटली करना चाहिए। यही हमारी मॉडर्न अप्रोच है कि हम स्रोतसों के जो एग्जामिनेशन है, जिसके हमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि इनके हेतु स्पेसिफिक है, इनके लक्षण स्पेसिफिक है, इनके ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है, चिकित्सा स्पेसिफिक है। तो जब भी आप स्रोतसों के एग्जामिनेशन लेते हैं तो मेनली हमें ये देखना चाहिए कि उसके बेसिक रूट्स क्या है, मतलब कि उसके मूल स्थान क्या है, उनको हमें जरूर चेक करना चाहिए। जैसे कि प्राणव स्रोतस, मूल स्थान हमारा है हृदय और महास्रोतस। हम हृदय में देखते हैं, हृदय का मतलब होता है जो भी चीज हमारी बॉडी में चीजों को गेन करे, ऑक्सीजनेटेड चीजों को गेन करे और वापस पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे। यहाँ पर प्राणवायु से जब लिंक करेंगे तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन के बेसिस पे उसको एग्जामिन करना चाहिए हृदय को। दूसरा जो हृदय का एग्जामिनेशन है वो महास्रोतस के बेसिस पे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। महास्रोतस का मतलब होता है नॉट एलिमेंट्री कैनाल। ये हमें बार बार बुक्स में गलत पढ़ाया जाता है। हमें लगातार ये सोचना चाहिए महास्रोतस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसकी लिटरल मीनिंग क्या है। वो महास्रोतस जो कि हमारी बॉडी में हमारे एक्सचेंज के लिए, यहाँ स्रोतसों का जो श्रवण करने का जो सेगमेंट है उसका भी जो स्पेसिफिक पोर्शन है, मतलब कि महास्रोतस यहाँ की अत्यधिक जहां श्रवण हो रहा हो, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज्यादा हो रहा हो, जैसे कि एल्वेलाई का एरिया भी माना जा सकता है। इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के भी बहुत सारे जोन्स ऐसे हैं जहां पर गिव एंड टेक मैकेनिज्म बहुत ज्यादा होता है। नर्वाइन सेगमेंट पे भी जहां पर हमारे सोडियम पोटेशियम पंप चलता है वो भी महास्रोतस का एक सेगमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एल्वेलाई सेगमेंट, क्योंकि जो लक्षण बताए गए हैं प्राणवायु स्रोतस दृष्टि के वो हमारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज पे ज्यादा आधारित हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर एल्वेलाई एक्सेप्ट करना चाहिए। और वहां पर हमें हृदय और एल्वेलाई दोनों के सेगमेंट पे, मतलब कि कार्डियक जोन जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन से लिंक्ड है, वहां के चीजों पे वहां पर हमें ईसीजी चेक करना चाहिए। जनरली राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बारे में डिफॉर्मिटीज में जरूर चेक करना चाहिए प्राणवायु स्रोतस के एग्जामिनेशन में, जो कि V1 V2 हमारी वेव्स रहती हैं ईसीजी में, उनको चेक करना चाहिए। दूसरा जो सेगमेंट है कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका ऑस्कल्टेशन प्रॉपर करना चाहिए। उस ऑस्कल्टेशन में हमें ये देखना चाहिए कि उसकी रेस्पिरेटरी जो दोनों साइड में एयर एंट्री है वो इक्वल है या अनइक्वल है। प्राणवायु स्रोतस के साथ में जो उसके मूल स्थान है उनके एग्जामिनेशन डेफिनेटली हमें प्रॉपरली करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स आपको मिलेंगे प्राणवायु स्रोतस के बाद उदकवायु स्रोतस के, अन्नवायु स्रोतस के, उदकवायु स्रोतस के, अन्नवायु स्रोतस के। उदकवायु स्रोतस में भी हम जनरली एग्जामिन जब करते हैं पेशेंट को, हम कभी नहीं देखते, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है तालु और क्लोम का एग्जामिनेशन करना है। हमें कंट्रोवर्सीज में नहीं पहुंचना, हमें बहुत क्लियरली देखना है कि हमें उदकवायु स्रोतस से डिजीज क्या हो रही है, उसके लक्षण क्या क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये मेंशन होता है कि उसके कारण तृष्णा क्रिएट होती है, उसके कारण हमें डिहाइड्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो दैट डिहाइड्रेशन में हमें क्या चेक करना चाहिए तालु और क्लोम के लेवल पे। तालु में हमें देखना चाहिए ओरल म्यूकोजा कितनी सूख रही है, क्लोम के लेवल पे लिखना चाहिए कि उसको ड्रिंकिंग कितनी लग रही है और स्किन डिहाइड्रेटेड कितनी है। सिंपली इतना एग्जामिन करना चाहिए। हम मॉडर्नाइज वे में हमारे जो कॉन्सेप्ट है उनको कभी चेक नहीं करते, एग्जामिन नहीं करते, इसीलिए हमें डिफिकल्टी होती है। हम हमेशा ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम व्हाट टू एग्जामिन। तो हमें स्रोतसों के एग्जामिनेशन उनके जो रूट कॉजेज हैं, रूट्स हैं यानी कि मूल स्थान है, उनके डेफिनेटली बेसिस पे चेक करना चाहिए। जैसे कि अन्नवायु स्रोतस, वहां पर बताया कि हमें वपावाहन में चेक करना चाहिए, तो हमें पूरा प्रॉपर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्रॉपरली आना चाहिए। पेरिटोनियम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो हमारे मॉडर्न के डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, वो हम नहीं करते और हम कंपेयर करते हैं सीधे डिजीज को, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। मैं एग्जांपल बताता हूँ प्रॉब्लम आती कैसे है। जैसे कि हमें बता दिया जाता है कि रस इज इक्वल टू लिम्फ है। अब किस लिम्फ के प्रॉब्लम की वजह से आपको क्लैब्यता क्रिएट होगी, कभी आपको नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि रसवश स्रोतस में तो क्लैब्यता बताई गई है। तो अब आप लिम्फ के चैनल्स को चेक करेंगे और आप क्लैब्यता का एक जस्टिफिकेशन देने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम है। दूसरा उसमें लिखा है सर्वे लंघन औषधम, आपकी चिकित्सा बताइए लंघन करने की, आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, हाउ यू आर डिटॉक्सिफाइंग द लिम्फ। आप कैसे बताएंगे कि लिम्फ जो है वो इसमें हमें किस तरीके से ट्रीट होगा विद द हेल्प ऑफ शोधन चिकित्सा। वमन से आप कैसे लिम्फ ठीक कर रहे हैं, विरेचन से कैसे लिम्फ ठीक कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है और ये बहुत गलत प्रक्रिया है। एक्चुअली हमें रस इज इक्वल टू लिम्फ जब पढ़ाया जाता है तो हमें ये नहीं मालूम रहता हम चिकित्सा में इसको यूज कैसे करने वाले हैं, इसीलिए वो गलत कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में घर कर जाता है और लगातार हम ये सोचते हैं कि लिम्फ इज इक्वल टू तो रस है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी नरिशिंग सब्सटेंस है वो जब खराब होंगे तो दैट इज इक्वल टू
दैट इज नथिंग बट रस, और उसी की चिकित्सा में लंघन बताया गया है। जब भी आप क्लैब्यता देखेंगे और रसवस्वतस दृष्टि देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें नरिशमेंट लॉस होने की वजह से जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं उनमें डिटॉक्स करके हम ट्रीट कर सकते हैं और हमें उसके रिजल्ट भी अच्छे से आएंगे। हम उसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, उसका मॉडर्नाइज वे दे सकते हैं, उसका साइंटिफिक आंसर कर सकते हैं, क्योंकि रेट्रोगेट बेसिस पे जहां जहां पर भी ग्रंथों में इनके आंसर्स लिखे हैं हम उसे कंपाइल करके उसका एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक साइंसेस के बेसिस पे कंप्लीट आंसर दे सकते हैं। उसके फिजिक्स के लॉ हम बता सकते हैं, उसके केमिस्ट्री के लॉ हम बता सकते हैं, उसके बायोलॉजिकल लॉज हम बता सकते हैं, उसको डायग्नोस्टिक टूल्स में किस तरीके से पिरोया जा सकता है वो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर आप रस इज इक्वल टू लिम्फ ले लेंगे, रक्त इज इक्वल टू ब्लड ले लेंगे, मांस इज इक्वल टू मसल्स ले लेंगे, मेद इज इक्वल टू फैट ले लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तब आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो रॉन्ग मॉडर्नाइजेशन ना करके हम राइट मॉडर्नाइजेशन करें। ऐसे ही हमें स्रोतस के एग्जामिनेशंस को करने के बाद ये देखना चाहिए कि हमारा मल परीक्षण और मूत्र परीक्षण क्या कहता है। हमें मल की सामता का जो मॉडर्न वे है वो देखना चाहिए कि अगर हैवी मल है, अगर साम मल है तो डूब जा रहा है, इसका मतलब है इनडाइजेस्टिव मेथोडोलॉजी जो है उसके कारण वहां पर साम मल के लक्षण मिल रहे हैं। हमें पेशेंट से इंक्वायर भी यही करना चाहिए और उसके जो फीकल एग्जामिनेशन है उसमें भी यही मॉडर्नाइज वे में देखना चाहिए जो कि ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथ को जरूर भी हमें साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तेल बिंदु परीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है अभी कोविड में भी यूज हुआ, लोगों ने बता दिया कि एक जगह जर्नल में कि 10 जिस तरीके से उसका मूवमेंट होगा, तेल बिंदु परीक्षण में भी दोषों के मूवमेंट्स क्लियरली मेंशन करे गए हैं मूत्र परीक्षण में। उसको अभी यूरिन सैंपल के थ्रू बताया जा रहा है, WHO भी चेक कर रहा है। कोविड के बहुत सारे रूल्स में ये बताया जा रहा है कि उसका यूरिन एनालिसिस किया गया, जब ये देखा गया कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि बॉडी में वो किस तरीके से क्या क्या लक्षण देगा। सो इन द सेम वे हमारे यहाँ मूत्र परीक्षण के फिजिकल एग्जामिनेशन भी उनके रक्त, उनके वर्ण के बेसिस पे, यानी कि घूसर वर्ण है तो वात का प्रकोप होगा, रक्त वर्ण है या पीत वर्ण है तो पित्त का प्रकोप होगा, या बिल्कुल सफेद आ रही है और प्रभुत मात्रा में आ रही है तो कफ का प्रकोप होगा। ये सब पहले से ही जब हमने पूरा प्रमेय निदान पढ़ा तो प्रॉपरली मूत्र परीक्षण के बारे में एनालिसिस हो जाता है, मूत्राघात पढ़ा तब हमें एनालिसिस हो जाता है। ये जो सेगमेंट्स हमारे यहाँ मेंशन है उनको हमें प्रॉपरली एनालाइज करके और हमारे एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी में यूज करना चाहिए। अब अंत में आया है चिकित्सा का सेगमेंट। जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी को जो एग्जैक्टली ग्रंथ में बताई गई है उसी को करें। जैसे सपोज आपको एग्जामिनेशन करते समय रस में पता चला कि इसकी रस दृष्टि के लक्षण क्रिएट हो रहे हैं जो कि ग्रंथ में मेंशन, हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसमें हृदय और दश धमनियों के में प्रॉब्लम कुछ लगी, हमने उसका डायग्नोस्टिक टूल में यूज किया, हमने उसकी कार्डियक कंडीशन चेक करी, 10 धमनियों में भी सर्कुलेशन डिफेक्ट कहीं मिला, उसमें ये देखने मिला कि उसका जो सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम है, या सेकेंडली उसके जो कार्डियक सिचुएशंस हैं उसके 2D इको में कुछ प्रॉब्लम है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। इस तरीके से हमें आंसर मिलता है हमने जब उसको देखा। तो पेशेंट में S1 S2 में कुछ मर्मर्स मिले, हमने उसको 2D इको के लिए चेक करवाया, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम मिला और पेशेंट हमारे सामने लक्षणों के साथ आया, अश्रद्धा, अरुचि, इस तरीके के लक्षणों के साथ, विद्युशूल के लक्षणों के साथ। तो हम यहाँ पर क्लियरली एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि यहाँ पर रसदुष्टि है और रसदुष्टि की ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर लंघन के रूप में सोचना चाहिए। अब जैसे हृदय की अवस्था है और उसमें कफ डोमिनेंस फीचर बहुत ज्यादा मिलते हैं, हृदय गौरव जैसे लक्षण मिलते हैं, प्रहलाद जैसे लक्षण मिलते हैं, तो हमें इन लक्षणों में डायग्नोस्टिक टूल में ये चेक करना चाहिए कि दे आर इंडिकेटेड फॉर वमन, इंडिकेटेड फॉर विरेचन। तो ये कहां से मिलेगा? चरक सिद्धि स्तन अध्याय 2 में योग्य अयोग्य लिए हुए। तो हमें शोधन के लिए योग्य है या शमन के लिए योग्य है, ये चिकित्सा में सोचना चाहिए। शमन के लिए अगर योग्य, उसका बल अच्छा नहीं है, इमीडिएटली गो फॉर द इंटरनल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट में हमें देखना चाहिए कि उसकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो कैसी है। देखिए मॉडर्नाइज वे में हमारा पूरा ट्रीटमेंट तक हमें जाना चाहिए, लेकिन सिद्धांतिक रूप से एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। हमें प्रूव करने के लिए हमारे 2D इको के रिजल्ट उसके सामने होने चाहिए, उसके ECG टेस्ट होने चाहिए, उसका एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी हमारी पक्की होनी चाहिए, उसका डायग्नोसिस भी पक्का होना चाहिए कि रसदुष्टि ही है। आपका ये भी इन एक्सक्लूजन भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमने वमन क्यों नहीं दिया, हमारा इंक्लूजन होना चाहिए कि हमने इसमें क्यों इस चीजों को अपनाया, और अंत में ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी में आना चाहिए कि हमें ये ट्रीटमेंट हमने यूज किया है वो इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारे ग्रंथ ने हमें ये बताया था। इसमें शमन के लिए ये दीपन पाचन की मेडिसिन हमने यूज करी हैं,
इनके रेफरेंस भी क्लियर होने चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हमें इस तरीके से अगर हम लगातार सोचेंगे, जैसे आज हमने एक छोटा एक कंक्लूजन लिया कि हमें कभी भी मॉडर्न की जो डिजीजेस हैं उनके साथ हमारे लक्षणों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जितने भी डायग्नोस्टिक टूल हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो मेथड्स हैं इनके माध्यम से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो मॉडर्नाइज साइंस को भी आप क्लियरली हमारी चीजों को साइंटिफिकली प्रूव कर पाएंगे, और हर चीज का उत्तर शास्त्र के हिसाब से भी और मॉडर्न से भी मॉडर्न तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे आप हर चीज लोगों तक पहुंचा पाएंगे। लोग कन्विंस रहेंगे, लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आपसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इन चीजों के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, और आगे भी अगर लेक्चर सीरीज कभी होगी तो हम लोग डेफिनेटली एक दूसरे से चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद और सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने डिटेल में चीज बताई कि मतलब जो भी मॉडर्न के कॉन्सेप्ट हम लोगों को लेने हैं, ना कि हम लोगों को कोरिलेशन करना है। जैसे कि उनके फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट बताए गए, केमिस्ट्री में बताए गए, जो बायोलॉजी और जो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उनके जो भी कॉन्सेप्ट है उनसे हम लोगों को कोरिलेशन नहीं करना है डायरेक्टली, और अपने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा के जो भी ग्रंथों के उनको चेंज नहीं करना है। तो सर ये आपने बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जितने भी हम लोगों से पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबके कुछ ना कुछ सर क्वेश्चन है, तो सर क्वेश्चन भी सर से क्वेश्चन भी आप लोग एक एक लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते जी, बताएं। ऐसे अपन देख रहे हैं जो आयुर्वेदिक ड्रग या हर्बल जो ड्रग्स हैं उनके या तो क्वालिटी कम होती जा रही है या उपलब्धता कम होती जा रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आरती जी। सर जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, जो औषधियां हैं, उनकी उपलब्धता भी कम होती जा रही है और क्वालिटी भी कम होती जा रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आरती जी। हाँ, आप वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो से पूछेंगे, आवाज आ जाएगी। हेलो जी हाँ, अब बोलिए आरती। सर जो अपने आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, जैसे हर्बल ड्रग्स हैं, उनकी जो उपलब्धता है वो और जो क्वालिटी है वो आजकल कम होती जा रही है सर। तो सर उसके लिए अपने पास कोई मतलब कि ऐसा मॉडर्न अप्रोच है क्या सर? जी कि मॉडर्न अप्रोच नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ में नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें बहुत हेल्प कर रही हैं। आप अगर देखें तो जो ड्रग्स कम हो रही हैं या फिर जिनमें एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उसमें नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और जो ड्रग्स कम अवेलेबल होती हैं उनको इस तरीके से गवर्नमेंट से वो एक प्रोजेक्ट बनाकर ऐसे लिया जा रहा है और लगातार कंपनियों को उन चीजों की सप्लाई करी जा रही है। दूसरा मेथड ये है कि जीएमपी जो सर्कुलेशन है, कि जो कंपनियों मेडिसिन बनाती हैं उन्हें जीएमपी अप्रूव्ड होना चाहिए और प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मिलने में नहीं है, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बनाने में है। हमें ये आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए कि कौन सी कंपनी ऑथेंटिकली प्रॉपर मेडिकेशन बना रही है। कारण क्या है कि मेडिसिन अवेलेबल तो हैं, लेकिन उनको किस तरीके से चर्न आउट करना है, किस तरीके से मेथोडाइज करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन तक पहुंचाना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस में ये आता है कि लोग पैकेजिंग तो बड़ी सुंदर करते हैं लेकिन मेडिसिन बहुत कम डालते हैं। तो जिन कंपनियों में हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि वो प्रॉपर मेडिसिन आपको दे रही हैं, ये हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी होगा। ये आप जो सोच रही हैं कि हर्ब्स कम होती जा रही हैं, ऐसा नहीं है। हर्ब्स को कम तो हुई है डेफिनेटली ग्रंथ्स के टाइम से, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कंपनीज भी इस पे काम कर रही हैं बिकॉज इट्स अ बिजनेस, तो उनको प्रॉपर हर्ब्स तो चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अपना जो हर्बल सेगमेंट है वो भी बढ़ा रहे हैं। इसमें एक फायदे बात यह है कि जो वैद्य हैं वो भी अपनी अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो वो जरूर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की वेबसाइट देखें और अपनी हर्ब्स को डेफिनेटली उगाएं। जैसे हम मैक्सिमम कई चीजों को, और दूसरा जो इसमें हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अगर आप चरक का सूत्रस्थान अध्याय 4 देखें तो महाकषाय का अध्याय है। बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, उनके रिप्लेसमेंट जो अवेलेबल हैं या फिर कम मेडिसिन से ज्यादा रिजल्ट लेने वाले मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट को हमें देखना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट जैसे कि गुड़ूची आपने सिलेक्ट किया, बहुत सारी जगहों पे यूज होने वाली है, तो ये देखें कि हम इतने ज्यादा प्रोडक्शन अपने पास करें
कि बहुत आसानी से हम गुडुची का इस्तेमाल कई डिजीजेस में करें। इससे ये अप्रोच जरूर है कि एक डिजीज के कितने, एक मेडिसिन के कितने मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट हैं, उनको देखकर कम मेडिसिन पे ज्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पे हम पहुंचे। जैसे अपने गुडुची बहुत सारे स्थानों पे यूज करें, हेयर में किस तरीके से उसका यूज होना है, कौन से कल्प का इस्तेमाल होना है, आंखों में कौन से कल्प का इस्तेमाल होना है, हमारे इस तरीके से अन्नवस्रोतस में कैसे यूज करना है। ऐसे अगर आप सिंपल एक गुडुची को अलग अलग यूटिलाइजेशन मेथड में लेंगे तो आप 10 ड्रग्स के बेसिस पे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको कम से कम हर्ब लगेंगी और मैक्सिमम आप यूटिलाइज करेंगे। तो ये भी एक अप्रोच हमें रखनी चाहिए। हमें साइंटिफिकली ये देखना चाहिए कि कौन सी हर्ब्स जहां कहां पर अवेलेबल है। देखिए क्या होता है, हमें लगता है कि आयुर्वेद का पार्ट नहीं है, देश काल और ये वाला जो सेगमेंट है ये हम भूल जाते हैं और हम एनवायरमेंटल साइंस को कभी अपने पास लगते नहीं। एनवायरमेंटल साइंस भी एक साइंस है, वो भी मॉडर्न साइंस है, सिर्फ एलोपैथिक साइंस नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कौन सी चीजें कहाँ ज्यादा अवेलेबल है और उस साइंस को मॉडर्नाइज वे में देखना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। एनवायरमेंटल साइंस के लोगों से आप मिलें, कौन सी जगह पे कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी हो रही हैं, एग्रीकल्चर साइंस में क्या एडवांसमेंट हुआ है उसके बेसिस पे जाके चेक करें कहाँ कहाँ पर हो रहा है। देखिए हमारा अप्रोच बहुत नैरो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम एलोपैथिक साइंस को देखें, हमारा अप्रोच बहुत ब्रॉड होना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर साइंस को भी देखें, हॉर्टिकल्चर साइंस को भी देखें, साथ साथ में जो केमिस्ट्री के जो लोग हैं वो अगर हर्बल केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन पे क्या रिसर्च अच्छी हुई है। तो हमें सिलेक्टिवली कम ड्रग्स के बेसिस पे ज्यादा प्रैक्टिस की अप्रोच रखनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपने बहुत अच्छा समझाया, मतलब मैं तो पूरे सेशन में जुड़ा ही हुआ हूँ और मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने बताया कि मतलब जितने भी आधुनिक चीजें हैं वो हम अपने अंदर लेके आए, ना तो हमें किसी आधुनिक पैथी को, मॉडर्न पैथी को शामिल करना है या फिर ना ही हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, बल्कि अपनी चीजों को आधुनिक करना है। जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है उन चीजों को हमें आधुनिक करना है। तो सर हम एक चीज और कहना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि जो भावी वैद्य हैं, मतलब अभी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में है, वो बच्चे जो है किस तरीके से, मतलब आज का जो हमारा सेशन था उसमें बहुत सारी चीजें उन लोगों ने सीखी हैं, लेकिन समाज के बीच वो इन चीजों को कैसे रखें? मैक्सिमम टाइम ये आता है कि देखिए क्या होता है, आप इस चीज को समझिए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक परंपरा चलती है, जैसे कि हम नृत्य की परंपरा है, डांसिंग जो लोग हैं, उसी तरीके से गायन परंपरा है जो कि लोग गाना गाते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, वो अपने पूरे ग्रंथ के रूप से, जैसे जैसे उनके ग्रंथ में बताया गया है नाट्य शास्त्र में या फिर गायन शास्त्र में, वो उन्हीं मेथड को एडॉप्ट करते हैं। लेकिन उनकी प्रेजेंटेबिलिटी देखिए, वो जब अपने लेवल पे जाते हैं तो उस चीज को थ्रू करते हैं, वो बोलते हैं हम यही ठुमरी गा रहे हैं और इसी तरीके से हम गाने वाले हैं, वो अपने वर्डिंग्स को चेंज नहीं करते। तो हमारा प्रेजेंटेशन भी आयुर्वेद का ही होना चाहिए, लेकिन इतना प्रॉपर होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जैसे हम दोष बोलते हैं, हम अपने आप को इंफीरियर कर लेते हैं कि वात पित्त कफ की बात कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं वात पित्त कफ, हमें समझ नहीं आता। लेकिन आपने कभी शास्त्रीय म्यूजिक का जो प्रेजेंटेशन है वो देखा है, तो वो यही बोलते हैं हम ये ठुमरी गाने वाले हैं और इतने इतने देर में ये अंतराल लेने वाले हैं। आपको भी समझ नहीं आता, लेकिन वो अपनी प्रेजेंटेबिलिटी चेंज नहीं करते, लेकिन वो लगातार ये कहते हैं कि ये जो मेथड है इसका मीनिंग ये होता है, इसमें इतना देर में रुकना चाहिए, इसमें इतने तेज में यूज करना चाहिए। जैसे आप कभी प्रैक्टिस करने उतरेंगे या फिर अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपसे लगातार ये क्वेश्चन होता होगा वात क्या होता है, तो आपको उसके क्वालिटी एनालिसिस पे बताना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो ड्राइनेस करने वाले सब्सटेंस हैं, हमारी बॉडी में जो कोल्ड सब्सटेंस हैं, हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव ड्राइनेस क्रिएट करते हैं, जो मूविंग सब्सटेंस है, वो सब वायु है। हम क्या होता है, अचानक से कोई बात पूछता है तो हम बताते हैं ये 3 दोषों में एक है, तो उसे समझ नहीं आता। जब हम ये बताएंगे कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट करने वाले सब्सटेंस, आपके बाल ड्राई हो रहे हैं तो ये बात के कारण हुआ है, आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं तो ये बात के कारण हुआ है, आपको अगर ज्यादा प्यास लग रही है तो ये बात के कारण हुआ है। तो ये समझना उसके लिए आसान है। आपकी बॉडी में अगर कोई अचानक से काली होने लग गई बॉडी, जो कृष्णता बोली गई है, वात वृद्धि में कृष्णता तो बोला गया है, काशता बोली गई है, अगर अचानक से बॉडी में रूखापन आ रहा है और बॉडी वीक पड़ रही है, इमेसिएटेड हो रही है, पतली हो रही है, तो ये वात के कारण हो रहा है। ये जब आप उसे समझाते हैं कि ये कारण क्या है, आपकी बॉडी में जो ड्राइनेस है, क्वालिटी एनालिसिस के बेसिस पे, तो उसे कॉन्फिडेंस आता है हाँ यार ये वात के कारण है।
जब आप बोलते हैं कि आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है तो ये पित्त के कारण है। आपकी बॉडी में जो शार्पनेस आ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आंसू निकल रहे हैं, या बॉडी में हीट बढ़ रही है, या बॉडी में बर्निंग यूरिन हो रही है, बर्निंग मोशन हो रहे हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि ये पित्त के कारण। तो यही प्रेजेंट करना है, ये बोलना है कि हाँ, अगर आपको फीसेस में या स्टूल में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त, बिकॉज पित्त के गुण में है, ये उसके दाह गुण उसका है। सो सिंपल वे जो हमारे क्वालिटी हैं या गुण बताए गए हैं उनको पेशेंट्स तक ये एनालाइज करके समझाएं, या जनरल पब्लिक में हमारी चीजों को उसी रिप्रेजेंटेशन में पहुंचाएं, बस उसकी जो मॉडर्न वर्ड्स हैं या डेफिनेशन है उनको चेंज ना करें। जैसे कि आपसे कोई रस दृष्टि पूछता है तो कभी ये मत बोलिए, आप ये बोलिए कि आपकी बॉडी के नरिशिंग सब्सटेंस कम हुए, आप लिम्फ को खराब ना बताइए, तभी तो प्रॉब्लम आई। अगर आपने बोला लिम्फ खराब है तो बोलेंगे आपने डिटॉक्स से कैसे ठीक किया, तो आप ही आंसर नहीं कर पाएंगे कि आपने डिटॉक्स से कैसे ठीक कर दिया उसे। जब आप बताएंगे कि आपके नरिशमेंट में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, हर ओवर नरिश्ड हो जा रही थी बॉडी, इसीलिए आपको अश्रद्धा क्रिएट हो रही थी, इसीलिए आपको खाने में इच्छा नहीं हो रही थी, और जैसे ही हमने डिटॉक्स कराया, वमन कराया, आपको ठीक लगने लगा। तो ये आपके पास जस्टिफाइड आंसर रहेगा हर एक चीज का। और अगर आप ये कोशिश करेंगे कि मैं मॉडर्न से उसे कंपेयर करके समझाऊं तो आप आंसर नहीं कर पाए। तो सर मतलब ये है कि हम शास्त्रीय चीजों का बिना छेड़छाड़ किए उसमें, और हम सामान्य तरीके से लोगों को पहुंचाएं और उनसे उसी भाषा में बात करें जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। कैसे हैं आप? कैसे? एकदम ठीक, आप कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ सर। जय आयुर्वेद। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आज का, जैसे अभी आपने बताया था बीच में सेशन में रस औषधियों की बात हुई थी, जैसे बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मरकरी ले लें तो मरकरी को तो मरकरी के बिना तो हमारी कोई भी जो रस औषधि की फॉर्मुलेशन है वो कंप्लीट नहीं होती। तो सर इनसे बेसिकली देखें तो सर क्या इनके लॉन्ग टर्म यूजेस से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे खुद पारद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सर अगत तंत्र में कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो सर जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो सर हम लोग तो यहाँ पे शोधन के पश्चात जैसे पूरी प्रोसीजर बताई गई है, अष्टादश संस्कार बताए हुए हैं, तो सर ये जो प्रोसीजर्स बताए हुए हैं, क्या इनके बाद में ऐसे कुछ हमें देखने को मिलता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी जैसे जो सिम्टम्स हैं वो क्रिएट करें? बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं आपको कि जो ये आपने जो कहा ना शोधन प्रक्रिया, ये मेटलर्जी की बहुत सारी साइंस है, और मेटलर्जी साइंस पे इस पे बहुत ज्यादा काम हो भी रहा है। हमें ये कहा ना, मैंने आपको यही कहा ना कि हमें सिर्फ एलोपैथिक साइंस पे नहीं देखना चाहिए, मेटलर्जी पे जो काम हो रहा है, जो डिपार्टमेंट है आईआईटी के जो मेटलर्जी पे काम करते हैं, अगर हम इन हर्बल फॉर्मुलेशन के साथ में उसको मिक्स करके बताते हैं कि इसके बाद केमिकल चेंजेस क्या आते हैं और बॉन्डिंग कैसी होती है, तो डेफिनेटली वो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होती अगर आपने उसी प्रोसेस में उसे बनाया है तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के बारे में हमें अगत तंत्र में पढ़ाया जाता है वो केवल मर्क्यूरी के बारे में पढ़ाया जाता है, ना कि हिंगुल के बारे में, एचजीएस के बारे में नहीं बताया जाता। और हिंगुलोत्पारत की जो हर्बल कॉम्बिनेशन, जो अष्टविध शोधन प्रक्रियाएं हैं, जब उसमें जो चेंजेस आते हैं मेटलर्जिकल बेसिस पे, तो जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनके बेसिस पे जो पारद है उसके गुण बचते ही नहीं है। जो नेगेटिव मर्क्यूरी का जो सेगमेंट था वो उसमें से क्लीन हो जाता है। दैट इज नथिंग बट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द नेफ्रोटॉक्सिक एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम द मर्क्यूरी। वो हमें क्लीन कर चुके हैं, जब हम क्लीन ही कर चुके हैं उसे, तो वो नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं दे सकता। कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं मेंशन है, जो आप बोल रहे हैं अगत तंत्र का भी रेफरेंस, उसमें भी ये मेंशन नहीं है कि पारद इज इक्वल टू एचजीएस या हिंगुलोत्पारद या शोधन वाला जो पारद है वो ये क्रिएट करेगा, वो नहीं करेगा। मर्क्यूरी जो एक मेटल है वो उस सेगमेंट पे क्रिएट कर सकता है। ओनली एचजी कैन क्रिएट नेफ्रोटॉक्सिसिटी। वही लोग नेट पे पढ़ते हैं और हमारे पास पेशेंट बन के आते हैं, हमसे लगातार यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इससे क्या होगा, ये तो नेफ्रोटॉक्सिक है। आपको क्लियरली उन्हें बताना चाहिए कि ये हर्बल फॉर्मुलेशन के साथ कंबाइंड है, साथ साथ में हमने एचजीएस का यूज किया गया है, उसमें के बाद भी इसमें मल्टीपल हर्बल फॉर्मुलेशन यूज करे गए हैं, और उन हर्बल फॉर्मुलेशन में इसे नेफ्रोटॉक्सिक से डिटॉक्सिफाई किया गया है। लेकिन फिर वही सवाल जो आरती जी ने पूछा, हमें कंपनी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कौन इस मेथोडोलॉजी से इसे ट्रीट करके बना रहा है, ये हमारा काम है। ये एक वैद्य को भी जानना पड़ेगा कि कौन सी कंपनियां इसे बना रही हैं। इसीलिए सेकेंड ईयर में सब लोगों को कंपनी विजिट पे ले जाया जाता है, चेक कराया जाता है कि सही से बनी है कि नहीं। तो ये सारी हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें जनरली सिलेक्ट करना है
कि कौन सी जो लोग हैं जो सही से मेडिसिन बना रहे हैं, जो जीएमपी एक्ट को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और हमें सही चीजों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सूर्या सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैंने एक वीडियो देखा था आपका 3rd ईयर में धर्मा आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप बायो डिटॉक्सिफिकेशन यानी पंचकर्मा के बारे में बता रहे थे। तो जिस प्रकार से और जिस सिंप्लीफाइड तरीके से आपने बताया, उससे मतलब जो आयुर्वेद से रिलेट नहीं भी करता है वो भी आसानी से समझ जाता है। तो सर उसके बाद एक समस्या का निवारण के लिए आपसे उपाय चाहता हूँ कि सर एक जैसे कि हम लोग 4th ईयर तक आ जाते हैं, फिर इंटर्नशिप में आ जाते हैं, उसके बाद किसी को आयुर्वेदिक एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा कि आज का टॉपिक भी है आयुर्वेद अप्रोच, ए मॉडर्न अप्रोच ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, तो क्या हम कुछ जो भी वैद्य प्रैक्टिस करने वाले उनके लिए क्या हम ऐसा कोई प्रोटोकॉल बेस्ड कुछ तैयार कर सकते हैं जिससे एक्चुअली हमने ना सेतु करके एक श्रृंखला हम चला रहे हैं, अभी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग चल रही है। इसमें हमने ये क्या किया, जो भी मैंने आपको बातें बताई, हम इसे न्यू वैद्य के लिए ही बना रहे हैं कि हमें सिस्टम वाइज कैसे एनालाइज करना चाहिए, उसे कैसे क्लिनिकली देखना चाहिए, उसके कौन से इन्वेस्टिगेशन रूल आउट करने चाहिए और उसमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए, उनके लॉजिक्स के बारे में हम ये कर रहे हैं। ये तो सिस्टमिक बेसिस पे है, जैसे नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन थॉट प्रोसेस को कैसे एग्जामिन करना चाहिए आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे एनालाइज कैसे करना चाहिए और उसकी चिकित्सा कैसे चाहिए। इसमें HLA ट्रायंगल थ्योरी का जो बेस है, हेतु लक्षण और औषधि की जो थ्योरी है, उसके बेसिस पे ही पूरे सिस्टम्स को एनालाइज किया गया है। लक्षणों को किस तरीके से चिकित्सा तक पहुंचाना है और उसमें कौन सी चिकित्सा सिलेक्ट करनी है, ये भी हमने उसमें बताया है। इसमें इंपॉर्टेंटली हमने ये बताया है, ये बुक लगभग दिसंबर तक आ जाएगी। लास्ट में हमने इसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया है क्लिनिकल केस टेकिंग का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्लिनिकल केस टेकिंग। हम हमेशा गलतियां करते हैं कि मॉडर्न बुक उठाते हैं, उसमें से केस पेपर निकालते हैं और लिखने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम है। हम प्रॉपरली एक गलत दूसरी साइंस को हमारी साइंस में अडॉप्ट करके उसका एक ट्रीटमेंट और एक मिलीजुली खिचड़ी बना के देना चाहते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम आती है और वही ट्रीटमेंट में डिफिकल्टी होती है। हमें हमारे शास्त्र के बेसिस पे उसके क्लिनिकल केस पेपर बनाने चाहिए और उसको ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी में यूज करना चाहिए। नवीन वैद्य जितने भी हैं, अगर वो सेम फॉर्मेट में रखते हैं और उसके असेसमेंट क्राइटेरिया यूनिवर्सल फॉलो करते हैं, तो वो कहीं पर भी रिसर्च में इस पेपर को दे सकते हैं, क्लिनिकल एविडेंस बेसिस पे दे सकते हैं, उनकी यूनिफॉर्मिटी रहेगी और उनके हर एक चीज का एक ग्रंथोक्त आंसर रहेगा और साथ ही साथ उनके जितने भी एविडेंस हैं जो उन्होंने रिपोर्ट्स कराई हैं, उनको बिफोर एंड आफ्टर का एनालिसिस भी करते बड़ी आसानी से आएगा। तो आप रिसर्च में भी काम कर सकते हैं, एविडेंस बेस पे भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ बिल्कुल साइंटिफिक वे में आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे। तो ये कोशिश है हमारी, दिसंबर तक हम उसे प्रोवाइड भी करेंगे। हमने एक SOP ऑफ पंचकर्मा भी बनाया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, किस तरीके से प्रोसीजर को स्टार्ट से लेके एंड तक करना चाहिए, उनको हमें जरूर सब लोगों को सेम फॉलो करना चाहिए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हमने प्रोवाइड किया है, त्रिवेंद्रम कॉलेज ने भी उसे प्रोवाइड किया है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अगर हम देखते हैं तो जो मेथड उन्होंने बताई है कि वमन करने से पहले ये करना है, ये करना है, अगर सेम मेथड हम नवीन वैद्य पूरे इंडिया में फॉलो करें तो हमारे पास एक डेटाबेस तैयार होगा कि एक्चुअली वमन इस तरीके से ही करना है और उसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अभी हम देखें तो मतांतर इतने सारे हैं, लोग अलग अलग तरीके से वमन करते हैं, तो एक SOP बन ही नहीं पाता। वो ये ना बनने की वजह से सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे करना है या ऐसे करना है। सो इसका यूनिफॉर्मिटी जब तक नहीं रहेगी, ये मॉडर्न टेक्निक्स का यूज हम जब तक नहीं करेंगे कि हमारी यूनिफॉर्म मेथड्स हो, SOP का फॉर्मुलेशन हो, तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं इनका यूज करके ही हम मॉडर्न अप्रोच लेना चाहिए। हमारे जो दूसरे साइंस हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस है, हॉर्टिकल्चर साइंस है, मेटलर्जी है, IIT के जो सेगमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग साइंसेस हैं, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को नया बना सकते हैं, इनका यूज करके हमें हमारी प्रैक्टिस को मॉडर्न बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ एलोपैथिक साइंस से कंपेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर एक अनुभूति ई गुरुकुल वैद्य आनंद पांडे जी ने सर एक मैसेज भेजा है, आप सदैव सकारात्मक परिवर्तन के लिए जाने जाते रहे हैं। आप नई नई विधाओं और विधियों की शुरुआत और
कई टॉपिक्स पर नए नए दृष्टिकोण के लिए भी आप सदैव नए वैद्यगण को प्रेरित किया है। अनुभूति ट्रस्ट परिवार की तरफ से, आयुर्वेद परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन निरंतर बना रहे हम लोग। जी, जय आयुर्वेद, नमस्कार। जय आयुर्वेद सर। जय आयुर्वेद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आयुर्वेद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।